फरन फेलेनबर्ग, जो हाउस फेलेनबर्ग का जवान लॉर्ड था, यह परिवार सेना और साम्राज्य का सबसे अमीर और ताकतवर घराना था। वो इंपीरियल एकेडमी के मैजिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। उसे बहुत अच्छी टॉप क्लास एजुकेशन मिली थी। ऊपर से वो जन्म से ही अमीर था, मतलब जिंदगी ने उसे सब कुछ पहले से दे दिया था। वो पैसों का बहुत दीवाना था। हर किसी से कहता था कि इस दुनिया में पैसे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। उसका ज्यादातर वक्त व्यापारियों से बात करने में गुजरता था, या यूं कहो, उन बेचारे व्यापारियों को डांटने में जो अपने सेल्स टारगेट पूरे नहीं कर पाते थे। और वो हमेशा चाहता था कि उनका टारगेट डबल हो। लेकिन जैसे कहते हैं, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। एक दिन वो एक नौकर से बात कर रहा था, एक व्यापारी के बारे में, जो कह रहा था कि उसकी बिक्री बढ़ रही है। लेकिन फरन को लगा कि वो झूठ बोल रहा है या काफी नहीं बढ़ी। उसी वक्त अचानक उस पर बिजली गिर गई। सचमुच बिजली। झटका इतना तेज था कि उसका चेहरा पूरी तरह टेढ़ा हो गया। और उसी पल एक आत्मा उसके सामने आई। फरन ने पूछा, तू कौन है? वो आत्मा मुस्कुराई, जैसे किसी को पकड़ने में उसे खुशी मिली हो। तभी उस आत्मा का एक बड़ा हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसके सिर में कोई अजीब सी, समझ में न आने वाली चीज भरने लगा। फरन को तुरंत समझ आ गया कि वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। उसने थोड़ी सी माना जादुई ऊर्जा इकट्ठा की और हमला किया। वो चीज बिजली की तरह अंदर घुसी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे भगाना बहुत मुश्किल नहीं था। फिर भी उस आत्मा का कुछ हिस्सा उसके शरीर में समा गया और उसी समय उसके दिमाग में अजनबी यादें आने लगीं। वो घबरा कर जागा और किसी ने पूछा, यंग लॉर्ड, आप ठीक हैं? लेकिन वो तो पूरी तरह जला हुआ लग रहा था। कहा नहीं जा सकता कि वो ठीक था। फिर उसके सामने कुछ अजीब लिखावटें दिखने लगीं, भविष्यवाणियां। इनमें लिखा था, दुनिया का अंत होने वाला है, बहुंते दानव आएंगे, उसे अपने परिवार से निकाल दिया जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा और उसका सारा पैसा चला जाएगा। उसका भविष्य किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खराब लग रहा था। दुनिया खो देना तो बुरा था ही, लेकिन पैसे खो देना उसके लिए असहनीय था। उस दिन से ही वो समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो आत्मा कौन थी, वो यादें कहां से आईं और उसने क्यों उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हां, एक बात वो समझ गया, वो भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं, क्योंकि जब से उसे वो यादें मिलीं, वो उनका इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमा रहा था। लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो यादें सच हैं, और अगर वो सच हैं तो एक दिन वो सचमुच सब कुछ खो देगा। फिर एक दिन कोई आदमी उससे मिलता है, उसे कॉफी ऑफर करता है, पर फरन मना कर देता है। वो आदमी अखबार उठाकर पढ़ने लगता है और फरन को गौर से देखता रहता है। वो पूछता है, क्या तुम हाल में कुछ अजीब महसूस कर रहे हो? फरन कहता है, नहीं। लेकिन वो आदमी मानता नहीं। उसे यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, पिछले 6 महीने से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पहले तुम हमेशा समझदारी से फैसले लेते थे, लेकिन अब अचानक बिना सोचे समझे फैसले लेने लगे हो। ये तुम्हारे जैसे नहीं है। पहले तो तुम सौदेबाजी के बादशाह थे। वो आदमी यकीन से कहता है कि यह सब उस बिजली गिरने वाली घटना के बाद ही शुरू हुआ है। फरन चुप रहता है और गहरी सोच में डूब जाता है। वो मानना नहीं चाहता, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ था वो अब तक उसे अंदर से खाए जा रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि एक दिन वो भिखारी बन जाएगा। तभी उसकी नजर अखबार में एक नाम पर पड़ती है, ए आर्मियन। और बस उसे गुस्सा आ जाता है। वो हरामी सच में आ गया था। फरन गुस्से में उठता है और कहता है, मैं साउथ जा रहा हूं। वो दूसरा आदमी वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान होकर सोचता है, ये लड़का आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा। इंपीरियल एकेडमी एक दूर दराज द्वीप पर बनी है, बहुत बड़ी और पूरी तरह जादू से बनाई गई जगह। वहां की हर चीज आर्टिफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज फरन वहां इसलिए है ताकि वो पता लगा सके कि वो भविष्यवाणी सच है या नहीं। उस भविष्यवाणी में बहुत सारी बातें लिखी थीं, पर 3 बातों ने उसे सबसे ज्यादा डराया। पहली, कि वो अपना सारा पैसा खो देगा। दूसरी, कि वो भिखारी बन जाएगा। और तीसरी, कि वो कंगाल हो जाएगा। सिर्फ ये 3 बातें ही उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उस भविष्यवाणी के मुताबिक एक और भविष्य भी था, जहां सोलोमन नदी से 72 दानव धरती पर आक्रमण करेंगे और फिर एक लड़का आएगा, एन आर्मियन, जो उन दानवों से दुनिया को बचाएगा। वो नाम पूरे साम्राज्य में मशहूर है क्योंकि वो सम्राट कैलिनस आर्मियन का सीधा वंशज है। हाउस आर्मियन वही परिवार है जिसने 1000 साल पहले इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि अब उनका पुराना रुतबा खत्म हो गया है, लेकिन भविष्यवाणी साफ कहती है वही लड़का कहानी का नायक होगा। वो लड़का परीक्षा पास करके एकेडमी में आता है, फिर सम्राट द्वारा दिए गए नक्शे का पीछा करते हुए इस इलाके में पहुंचता है, और फिर आगे जो भी घटनाएं होती हैं वो सब उसी उपन्यास में लिखी थीं जो फरन के दिमाग में आ गई थी। इसका मतलब साफ था, अगर फरन को यहां उस लड़के से सामना होता है तो वो भविष्यवाणी सच है। लेकिन फरन उसे खोजने सिर्फ इसलिए नहीं गया था कि वो हीरो है, बल्कि इसलिए भी कि उसकी बदकिस्मती उसी से जुड़ी है, क्योंकि वही लड़का एक दिन उसे स्कूल से निकालने का पत्र देगा। और सबसे बुरी बात, फरन को अब तक समझ नहीं आया कि वो उसकी बर्बादी का कारण क्यों बना। भविष्यवाणी में सिर्फ इतना लिखा था कि एन आर्मियन फरन फेलेनबर्ग को किसी चीज की तरह देखता था, पर क्या यह साफ नहीं था। बस इतना लिखा था कि उसे फरन से नफरत होने लगी थी। लिखावट इतनी उलझी और अधूरी थी कि समझ ही नहीं आया असली वजह क्या थी। ऊपर ऊपर से लगता था कि शायद इसका संबंध फरन के दानवों का साथ देने से था। फरन अपनी गाड़ी से उतरता है, इधर उधर देखता है और कहता है, क्या यही जगह है? यहां एक डंगोन होने की बात कही गई थी जो पहले सम्राट आर्मियन ने बनाया था। उसके अंदर एक तलवार थी जिसमें रॉयल नाइट गार्डनर की आत्मा बसी थी। अगर किताब की बातें सच थीं तो यही तलवार एन आर्मियन के हाथ में जाती और उसी से वो दानवों के खिलाफ युद्ध शुरू करता। अगर उस लड़के की किस्मत दुनिया को बचाने की न होती तो फरन उसे बहुत पहले मार चुका होता, क्योंकि वही लड़का उस भविष्य का कारण था जिसमें फरन सड़क पर भिखारी बन जाता है। उसी वक्त उसे कुछ अजीब गंध आती है, खून की। वो साइड में देखता है, एक पौधा पूरा लाल खून से सना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। डंगोनन में पहुंचने से पहले उसका सामना एक क्रोकर से होना था। ये क्रोकर दलदल के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं, और फरन जो अभी अभी एकेडमी में दाखिल हुआ था उनके सामने टिक ही नहीं सकता था। अब बात साफ होने लगी थी, भविष्यवाणी सचमुच सच हो रही थी। जैसे ही फरन डंगोनन के अंदर जाने वाला होता है, वो हरामी एन आर्मियन अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। फरन तुरंत पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो अभी एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए था। एन हैरान होकर पूछता है, तुम जानते कैसे हो कि मैं कौन हूं? फरन मुस्कुराकर कहता है, अरे सम्राट का वंशज कौन है ये सबको पता है। पर वो सुनहरे बालों वाला लड़का तो फरन को पहचानता भी नहीं था। फरनिन अपना नाम बताता है, और जैसे ही वो बताता है, सामने वाला सुनहरे बालों वाला लड़का थोड़ा डर जाता है। वो पूछता है, क्या तुम वही बदनाम फरनिन फेलेनबर्ग हो? फरनिन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और वो ठंडे लहजे में कहता है, जरा इज्जत से बात करो। फिर वो पूछता है, क्या तुम घायल हो? क्या तुमने क्रोकर से लड़ाई की थी? एन कहता है, हां, मैं पूरा खून से लथपथ हूं। तभी फरनिन उसे एक हाई ग्रेड पोषण फेंक कर देता है और कहता है, यह सामान्य पोषण से 10 गुना महंगा है। एन कुछ बोलने ही वाला था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसका भुगतान कर सकूं, लेकिन फरनिन उसे बीच में रोक कर कहता है, आराम करो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वाह, पूरा सीन जैसे फरनिन ने उसे नीचा दिखाने के लिए किया हो। फिर फरनिन मुस्कुराकर कहता है, आखिर तुम्हारी रगों में सम्राट का खून बहता है तो इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ लो। वो सुनहरे बालों वाला लड़का कुछ देर उसे देखता है और सोचता है, शायद ये फरनिन उतना पागल नहीं जितना लोगों ने कहा था। वो धन्यवाद बोलता है, लेकिन फरनिन के मन में कुछ और चल रहा था। उसे एहसास होता है कि ये लड़का अब उसके पैसों का नुकसान कराने लगा है। वो पोषण बहुत महंगा था, इसलिए फरनिन शुरू करता है अपना लेक्चर। वो बताता है कि वो पोषण कितना कीमती है और कहता है, अब तुम मुझ पर जिंदगी भर का एहसान मानोगे। फिर हाथ हिलाकर वहां से चला जाता है। एन वहीं खड़ा रहकर बार बार कहता है, धन्यवाद, एक दिन मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगा।
लेकिन फर्निन साइड में खड़ा बस कलेजा पकड़कर देख रहा था जब वो लड़का उसकी कई घंटों की मेहनत के बराबर महंगा पोषण पी रहा था। कुछ देर बाद जब एन डंगोनन में दाखिल होता है तो फर्निन भी उसके पीछे चला जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है, इतनी दूर दराज जगह पर सचमुच एक डंगोनन मौजूद था। उसे ये देखकर और भी आश्चर्य होता है कि अंदर अब तक जादुई दिए जल रहे हैं। जब उसने उनमें से एक उठाया तो समझ आया कि यह कोई साधारण दिया नहीं है। ये ऐसा दिया था जो आसपास के वातावरण से माना जादुई ऊर्जा खींचकर हमेशा जलता रहता है। मतलब ये चीज तो खजाने के बराबर है। और एन जो खुद गरीब है, उसने तो उसे छूने की भी कोशिश नहीं की। फर्निन सोचता है, कितना भोला है ये लड़का। उसे याद आता है कि भविष्यवाणी में लिखा था, एन जब यहां आता है तो बहुत ज्यादा घायल होता है। वो खुद को जिंदा रखने के लिए कमजोर पोशंस पीता रहता है, लेकिन हालत इतनी बुरी होती है कि उसे अपनी पसलियां हाथ से पकड़नी पड़ती हैं। वो कमजोर पोषण किसी काम के नहीं आते, फिर भी वो जिद्दी लड़का आगे बढ़ता रहता है। अचानक उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है। उसकी नजर सामने एक वेदी ऑल्टर पर पड़ी तलवार पर जाती है। किताब में लिखा था कि तलवार साधारण दिखती है, पर असल में वो विशाल और चमकदार थी। उसकी रोशनी पूरे गुफा को भर देती है। एएन ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और उसी पल उसकी चमक पूरे डंगोन में फैल गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वो वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। फर्निन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वो लड़का कमरे से बाहर नहीं गया, फिर भी वहां नहीं था। बस वो पत्थर बचा था जिस पर तलवार रखी थी। ये देखकर फर्निन और ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि भविष्यवाणी सचमुच आगे बढ़ रही थी। और इसका मतलब यह भी था, किसी भी दिन अब निकाले जाने का पत्र आ सकता है। वो अपने हाउस फेलनबर्ग का खिताब खो देगा। लोगों के सामने उसे बेइज्जत किया जाएगा। उसका पिता उसे कहेगा, अब कभी मेरा चेहरा मत दिखाना, यानी साफ शब्दों में, जा अपनी जिंदगी कहीं और गुजार। फर्निन सिर खुजाता है, सोचता है, क्या मैं सच में अपनी बर्बादी की तरफ चल पड़ा हूं? कितनी शापित किस्मत है ये। एन आर्मियन, वही नायक जो दुनिया को बचाने वाला है, वही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी है। फिर भी फर्निन ये बात मानता है, वो लड़का एक ऐसी उभरती हुई कीमत वाली संपत्ति जैसा है जो हर दिन और कीमती हो रही है। असल परेशानी ये है, उन दोनों के स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। फर्निन को सिर्फ पैसे और मुनाफे से मतलब है, जबकि एन को सम्मान और न्याय की परवाह है। फर्निन सोचता है, अगर उसने अपनी असली सोच ज्यादा दिखा दी तो शायद वो इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं बना पाएगा। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मुश्किल हालात हैं। बटलर पूछता है, आप क्या कह रहे हैं यंग लॉर्ड? फर्निन हाइड की तरफ देखता है और कहता है, हाइड, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक इन्वेस्टमेंट का मौका मिला है। अगर हमने इसमें पैसा लगाया तो बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। हाइड बिना सोचे कहता है, सर, मैं तो बिना झिझक इसमें निवेश कर दूंगा। फर्निन सिर हिलाता है, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर वो लोग जो इस इन्वेस्टमेंट को संभाल रहे हैं, उनकी सोच या नेचर मेरे बिल्कुल उलट हो तो? हाइड मुस्कुराता है और कहता है, सर, इसमें क्या दिक्कत है? ड्यूक हमेशा कहते थे, जब बात पैसों की हो तो स्वभाव भी एक जैसा हो जाता है। यह सुनकर फर्निन कुछ पल रुकता है, फिर मन में सोचता है, हां, सही तो है। बात को जरूरत से ज्यादा जटिल क्यों बनाना? असूल तो वही है, निवेश करो, जोखिम लो और मुनाफा कमाओ। अगर मुनाफा बड़ा हो तो थोड़ी बहुत टकराहट को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे और जानकारी चाहिए थी, और वो जानकारी सिर्फ एन से मिल सकती थी। तभी वो खड़ा होकर कहता है, मैं जा रहा हूं। उसका भाई उसे याद दिलाता है, लेकिन सर, हमें बाद में किसी से मीटिंग करनी है। पर तब तक फर्निन जा चुका होता है। अकेडमी में हर छात्र का डॉर्म रूम उसकी रैंक पर निर्भर करता है। अगर तुम टॉप 10 में हो तो तुम्हें शाही महल जैसा कमरा मिलता है। 11 से 30 रैंक तक वालों को भी ठीक ठाक कमरा मिलता है। लेकिन अगर तुम टॉप 30 से नीचे गिर गए तो समझो कूड़ेदान के पास सोना पड़ेगा। हालांकि बाहर से सब डरावना दिखता है, पर असल में वो जगह एक बड़ा महल है। अंदर से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, कितना घटिया डॉर्म है ये। वो आवाज गार्डनर की आत्मा की है,
वही आत्मा जो उस तलवार में बसी थी जिसे एन ने उठाया था, वो आत्मा गुस्से में एन को डांटती है। यकीन नहीं होता कि सम्राट का वंशज इतना कमजोर निकला। कितनी शर्म की बात है। अगर सम्राट को यह पता चलता तो वो हर दानव की गर्दन तोड़ देता। एन थोड़ी देर रुककर सोचता है, ये अचानक दानवों की बात क्यों कर रहा है? आत्मा जवाब देती है, अगर दानवों का इससे कोई संबंध न होता तो मैं यहां प्रकट ही नहीं होता। एन धीरे से कहता है, लेकिन मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बहुत कमजोर हूं। अभी तो एकेडमी में दाखिला लिया है। यह सुनकर आत्मा और भड़क जाती है। इतना कमजोर इंसान मुझे कैसे बुला सकता है? यह तो मेरे लिए भी अपमान है। एन पलटकर कहता है, यह गलती मेरी नहीं, पहले सम्राट की है। उसी ने तो इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम खत्म कर दिया था और उसकी जगह 7 रईस घरानों का वोटिंग सिस्टम लाया। हमारा हाउस आर्मियन उन्हीं 7 में सबसे ऊपर था। सम्राट ने तो अपने ज्यादातर जमीन भी साम्राज्य को दान कर दी थी। रुको जरा, अब साफ है, आर्मियन यानी एन और फेलेनबर्ग यानी हमारा फर्निन। वो सुनहरे बालों वाला लड़का आगे कहता है, इन सब बदलावों की वजह से हम अपनी तलवार की तकनीकें भी खो बैठे। पूरा 1 सदी बर्बाद हो गई। वो आत्मा को सारा इतिहास बताता है, फिर माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है। कहता है, अब भी उम्मीद है। आप मेरी मदद करके फिर से परिवार की इज्जत लौटा सकते हैं। शायद आपका अभी आना सम्राट की योजना का हिस्सा हो। उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है और आवाज आती है, एन आर्मियन, क्या तुम अंदर हो? आवाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन है। हां, वही फर्निन फेलेनबर्ग। वो बढ़िया सूट पहने, वही अहंकारी मुस्कान लिए खड़ा है। वो पूछता है, क्या तुम अभी बिजी हो? एन कहता है, नहीं, बस अभी उठा हूं। फर्निन मुस्कुराता है, तो बहुत अच्छा, चलो थोड़ी शांत जगह चलते हैं, यहां बहुत शोर है। एन कहता है, रुको जरा, मैं अभी आता हूं। पर फर्निन उसे बीच में रोक देता है। याद है, मैंने ही तुम्हें वो महंगा पोषण दिया था, अब चलो। एन जल्दी से पीछे देखता है, जहां गार्डनर की आत्मा हवा में तैर रही है। वो जानता है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। आत्मा पूछती है, ये दरवाजे पर कौन है? एन धीरे से कहता है, वो फेलेनबर्ग परिवार का लड़का है। आत्मा तुरंत पहचान जाती है। फेलेनबर्ग? ओह, वो लोग तो सिर्फ अमीर हैं, उनमें ताकत नहीं है। उनसे दूर रहो। उनका बस पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं। एन मन में सोचता है, लगता है ये फर्निन यहां पोषण के पैसे वसूलने आया है। फर्निन उससे मिलने आता है और पहले ही बात में तलवार का जिक्र करता है। हां, वो उसी तलवार को अपने साथ लाया था बात करने के लिए। ए समझाता है कि उसे हाल ही में यह तलवार साथ रखने में ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन फर्निन पहले से जानता था कि उसी तलवार में गार्डनर की आत्मा बसी हुई है। ए पूछता है कि फर्निन उससे मिलने क्यों आया है। फर्निन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस साथ में खाना खाने का निमंत्रण दिया है। लेकिन ए थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो जगह बहुत महंगी लग रही थी। फर्निन मुस्कुराकर कहता है कि सीनियर का बुलावा ठुकराना मना है, तो ए मान जाता है। दोनों वहां बैठते हैं और आसपास देखते हैं, जबकि फर्निन चुपचाप उसे ध्यान से देख रहा होता है। लड़का बहुत विनम्र और अच्छा लग रहा था, लेकिन फर्निन को महसूस होता है कि वो कुछ छिपा रहा है। फर्निन पूछता है कि वो एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करने वाला है। आमतौर पर लोग यहां अपनी पहचान और प्रभाव बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन आर्मियन परिवार का कोई यहां है, ये थोड़ा अजीब है क्योंकि उनका परिवार हमेशा इन चीजों से दूर रहता है। ये कहता है कि वो यहां इसीलिए है क्योंकि वो बार बार ये सुनकर थक गया था कि उसका परिवार अब खत्म हो चुका है। आर्मियन परिवार में अभी भी शाही खून है, चाहे सिर्फ नाम से ही सही। इसी वजह से वो एक सच्चा नाइट बनना चाहता है और अपने परिवार का सम्मान वापस लाना चाहता है। फर्निन उसे ध्यान से देखता है। अब वो समझने लगा था कि ए आर्मियन किस तरह का इंसान है। उसके अंदर जबरदस्त इरादा, महत्वाकांक्षा और अपने परिवार की इज्जत का बहुत अभिमान है। दोनों कुछ देर और बातें करते रहते हैं और फिर सीन बदल जाता है। अब फर्निन को लगने लगता है कि वो लड़के की असली शख्सियत समझने लगा है। उसका पहला प्लान था कि वो ए को स्पॉन्सर करेगा, कुछ चीजें खरीदेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब वो जान चुका था
कि उस लड़के की शख्सियत ऐसी है कि ऐसा करने पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा देना और रोकना वाला तरीका काम करता है। थोड़ा दो, फिर कुछ वक्त कुछ मत दो, फिर थोड़ा दो। धीरे धीरे भरोसा बनता है और सही समय पर उसे अपने पास खींच लो। वो सोचता है कि ऐसे नरम दिल इंसान का भरोसा जीतने के लिए सब्र चाहिए। तभी उसका बटलर आता है और पूछता है कि वो कहाँ था। फर्निंड पूछता है कि क्या उसने बर्च परिवार से बात कर ली है। बटलर कहता है, हाँ, वो बर्च की लड़की जिससे उसे व्यापारियों के मसले पर बात करनी थी, काफी देर से इंतजार कर रही है। फर्निंड को याद आता है, ओह, वो तो उसे बिल्कुल भूल गया था। बटलर कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो इतनी देर रुकेगी तो वो उसे कह देता कि किसी और दिन आ जाए, लेकिन वो लड़की खुद ही 3 घंटे से इंतजार कर रही है। अब शायद उसे लग रहा होगा कि फर्निंड जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है ताकि वो खुद हार मान ले। फर्निंड मुस्कुराकर कहता है कि सच कहूं तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो हतोत्साहित हो चुकी है तो उसे हराना और भी आसान होगा। अरे भाई, जरा धीरे चलो। वो खुद ही हंसता है और कहता है कि फिर भी बर्च वालों के साथ मामला ठीक से निपटना जरूरी है। तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। बटलर पूछता है, क्या हुआ सर? फर्निंड सिर पकड़ लेता है, थोड़ा झुक जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस सिर में अजीब दर्द है। लेकिन तभी उसे एक और अजीब विजन दिखाई देता है, कुछ एक्वामरीन और किसी जिंदा नोबल लड़की के बारे में। असल में बात एक लड़की की थी जिसके हल्के भूरे बाल थे और आंखें एक्वामरीन जैसी नीली। उसकी सुंदरता के पीछे सबसे खास बात थी उसकी शाही मौजूदगी और अद्भुत तलवारबाजी। चांदनी में उसकी तलवार ऐसे चमकती थी जैसे वो नाच रही हो। कहा जाता है कि अगर उसकी जंजीरें कभी टूट गईं तो वो फिर से आजाद होकर अपने पंख फैला लेगी, और वो जंजीरें बांधी थीं फेलनबर्ग परिवार ने। अब फर्निंड को समझ आने लगता है कि भविष्य में उससे इतनी नफरत क्यों करेगा। लगता है कि उस नीली आंखों वाली लड़की से उसका कोई रिश्ता बनेगा और उसी लड़की की जिंदगी में फर्निंड एक समस्या बनेगा। वो खुद से बड़बड़ाता है, कितनी मुसीबत है ये। बटलर सोचता है कि वो गाली उसी को दे रहा है। फिर सीन बदलता है। वो लड़की बैठी है और सोच रही है, आखिर उस बदतमीज फर्नन फेलनबर्ग ने मुझे बुलाकर 3 घंटे खड़ा क्यों रखा। उसके पास तो इतना भी नहीं कि वो रील्स स्क्रॉल कर सके या कुछ देखने को मिल जाए। हम देखते हैं कि लुइना कुर्सी पर बैठी है, चेहरे पर साफ झुंझलाहट झलक रही है। वो फर्नन से बेहद नाराज है। कल उसने जानबूझकर उसे इंतजार में छोड़ दिया था। वो सोचती है, तो फिर आज उसने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या वो बस मेरा हौसला तोड़ना चाहता है? वो खुद पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है और उसे शक है कि फर्नन बस उसे परेशान करने आया है। फर्नन दूर से उसे देखता है और कहता है, यहां से ही महसूस हो रहा है कि तुम गुस्से में हो। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है। बुर्व परिवार पहले बहुत ताकतवर था। उन्हें बॉर्डर काउंट्स कहा जाता था। वे उत्तरी साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे और 7 राजकुमार निर्वाचकों में से एक हुआ करते थे। लेकिन एक समय जब भयानक राक्षसों की लहरें आईं, उनके किले जैसे महल तबाह हो गए। उनकी ताकत, शोहरत सब खत्म हो गई। बुर्व परिवार को अपने घर को फिर से खड़ा करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने यहां तक कर दिया कि अपनी गोल्डन पेटेंट बेच दी, वो दस्तावेज जो उन्हें प्रिंस इलेक्टर का हक देता था। लेकिन इतना भी काफी नहीं हुआ। उसी वक्त जिसने बुर्व परिवार की मदद का हाथ बढ़ाया वो था फेलनबर्ग परिवार का मुखिया, यानी फर्नन का पिता। लेकिन वो मदद दयालुता से नहीं बल्कि फायदे के लिए थी। उसके पिता को बुर्व परिवार पर जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने इसे एक सुनहरा मौका समझा। उनकी खुद की फैमिली जादू में बहुत आगे थी, लेकिन तलवार कला में बहुत पीछे। इसलिए वो मैजिक स्वर्ड्समैनशिप को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने बाकी सभी रईसों को बुर्व परिवार की मदद करने से रोक दिया और अंत में उन्हें मजबूर किया कि वो फेलनबर्ग परिवार से भारी कर्ज लें। हालांकि बुर्व परिवार तबाह होने से बच गया, पर उस कर्ज का ब्याज नर्क जैसा था। अगर फेलनबर्ग परिवार थोड़ा और दबाव डालता तो बुर्व को झुककर अपनी जादुई तलवार कला सौंपनी पड़ती। और अब विडंबना देखो, उसी बुर्व परिवार की बेटी लुइना कभी एंट नाम के व्यक्ति की प्रेमिका बनने वाली थी। फर्नन ये सब सोचते हुए
मन ही मन कहता है, भले ही वो जादुई तलवार कला की वारिस हो, पर वो एंट से जुड़ी हुई है। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि वो मुझसे नफरत न करे। वो कमरे में दाखिल होता है और कहता है, तुम आज जल्दी आ गई। फिर वो कल के लिए माफी मांगता है। कल मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए अपॉइंटमेंट भूल गया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो लुईना कहती है, बस करो, हमेशा बदकिस्मत इंसान को ही सजा मिलती है। वो कहता है, मैंने सच में ऐसा नहीं चाहा था। वो कहती है, अगर तुम यही कहना चाहते हो तो ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं सच में दिल से बोल रहा हूं। वो कहती है, अब बस करो, बताओ, मिलना किस लिए था? वो कहता है, तुम पहले से जानती हो, और सोचने लगता है कि कैसे उसे अपने पक्ष में करे। अब उसका ऑपरेशन फेज 1 शुरू होता है। वो कहता है, दूसरे साल से जादू और नाइट डिपार्टमेंट की एक जॉइंट क्लास होती है, पर वो तुरंत मना कर देती है। वो कहता है, अरे मैंने बात पूरी भी नहीं की, तुम्हें कैसे पता मैं क्या कहने वाला हूं? वो कहती है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे साथ पार्टनर बनना बेकार है। मैं 2nd रैंक पर हूं, मेरे पास तुमसे बेहतर ऑप्शंस हैं। तुम तो 10th रैंक पर हो। फर्नन कहता है, अगर तुम 3 साल तक मेरी पार्टनर बनो तो मैं तुम्हारा सारा ब्याज माफ कर दूंगा। बस एक शर्त है, तुम मुझे अपना स्पॉन्सर मानो। वो पूछती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि ये जॉइंट क्लास बहुत जरूरी है, इनकी वैल्यू 5 क्रेडिट की है। वो कहती है, ये बात नहीं है, तुम न सिर्फ पार्टनर बनना चाहते हो बल्कि स्पॉन्सर भी। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं अकादमी में स्कॉलरशिप पर हूं। फर्नन कहता है, मुझे पता है तुम जो पैसा पाती हो उसका ज्यादातर हिस्सा अपने परिवार को भेजती हो। सब जानते हैं कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा गरीब हालत में जी रही हो। स्पॉन्सर करने का मतलब कुछ और नहीं है, बस मैं तुम्हारी टैलेंट में निवेश करना चाहता हूं। वो कहती है, लेकिन आमतौर पर नोबल्स दूसरे नोबल्स को स्पॉन्सर नहीं करते। वो कहता है, बुर्व परिवार की इज्जत ऊंची है, लेकिन वो पुरानी रॉयल फैमिली से तुलना नहीं कर सकती। वो सोचती है, क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहा है? पर वो आगे बोलता रहता है, हमारे 2 परिवारों के बीच सीधा रिश्ता है, इसलिए चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा प्रस्ताव मानना ही होगा। यह जिद करने का वक्त नहीं है। मैंने सच में कहा था, तुम बहुत टैलेंटेड हो, भले ही तुम मुझसे नाराज हो। अब उसका फेज 2 शुरू होता है। वो कहता है, मैंने हाल ही में तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा था, और सच कहूं तो वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो आगे कहता है, तुम्हारी तलवार बहुत शाही और जिंदा लगती है। वो कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, मैं आज तक वो दिन नहीं भूल पाया जब मैंने तुम्हारा स्वॉर्ड डांस पहली बार देखा था। अब भाई शायरी मोड में चला जाता है, जैसे इमो लड़के करते हैं। वो शर्माते हुए बोलती है, बस करो, बंद करो ये सब। वो कहता है, नहीं, नहीं कर सकता। मुझे अब तक तुम्हारे स्वॉर्ड डांस की खूबसूरती का सही शब्द नहीं मिला। वो झेंप कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी, बस अब रुक जाओ। मिशन पूरा हुआ। फिर उसकी नौकरानी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, 3 साल तक ब्याज माफ, स्पॉन्सरशिप, और ये सब पब्लिक नहीं होगा। साथ ही ग्रेजुएशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बस उसे 3 साल तक फर्नन की क्लास पार्टनर बनना है। लुईना कहती है, ये शर्तें इतनी अच्छी हैं कि मना नहीं कर सकती। वो बताती है कि फर्नन ने उसके स्वॉर्ड डांस में क्षमता देखी। नौकरानी पूछती है, क्या देखा उसमें? वो बताती है कि उसने कहा था, नोबल और खूबसूरत, और अब तक सही शब्द नहीं मिला उसकी सुंदरता के लिए। नौकरानी गुस्सा हो जाती है। ये तो फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन कम से कम उसका टेस्ट अच्छा है। लुईना कहती है, ऐसा नहीं है। नौकरानी कहती है, वो जरूर तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। उसकी शक्ल सूरत और गहरी आंखों से वो तुम्हें बहका रहा है। लुईना कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगा, पर हां, 3 साल का ब्याज माफ होना परिवार की बहुत मदद करेगा। मैं इसे झेल लूंगी। नौकरानी याद दिलाती है, तुम 2nd रैंक पर हो और वो 10th पर। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नौकरानी दरवाजा खोलती है। वहां हाइड खड़ा है। वो कहता है, फर्नन ने बुलाया है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर इंतजार कर रहा है। नौकरानी झल्लाकर देखती है। लुईना सोचती है,
वो अब ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या करने वाला है। अब सीन बदलता है। फर्नन ट्रेनिंग रूम में खड़ा है, एक स्टाफ लिए हुए, पूरी तरह तैयार। वो कहता है, तुम हमेशा सेकंड रैंक पर रहती हो। दूसरे साल का टॉपर एलोन डोनार्ड है, जिसे तुमने कभी नहीं हराया। लेकिन तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम महाद्वीप के 10 रॉयल नाइट्स में से एक बन सकती हो। वो सोचता है, अब पता चल ही जाएगा कि वो वाकई छिपा हुआ हीरा है या नहीं। लुइना आती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम ये मत सोचो कि मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं साबित करूंगा कि मैं उतना कमजोर नहीं हूं। वो कहती है, क्या तुम मुझे हराकर यह साबित करना चाहते हो? तुम 10th रैंक पर हो, लेकिन लैबोटिश हॉल के लिए क्वालिफाई किया है। यह बात सही है, मगर 2nd और 10th में बहुत फर्क होता है। वो कहता है, मुझे पता है, फिर भी शुरू करें। वो तलवार निकालते हुए कहती है, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो आओ, पहले वार तुम करो। वो मुस्कुराकर कहता है, खुशी से, और अपना जादू स्टाफ से चैनल करने लगता है। उसके सिर के ऊपर जादुई घेरे बनने लगते हैं और कुछ रैक जैसे तीर हवा में बनते जाते हैं। फर्नन मंत्र पढ़ते हुए उन्हें उसकी ओर उड़ाता है। वो तलवार निकालकर एक ही वार में सारे तीरों को बीच से काट देती है और सीधा फर्नन की तरफ बढ़ जाती है। फर्नन तुरंत एक और स्पेल डालना शुरू करता है। पहले वाले स्पेल के पत्थर अभी भी गिर रहे हैं और वो उन सबको काटते हुए आगे बढ़ती जाती है। अब वो लगभग उसके सामने पहुंच चुकी है और सोचती है, आखिर वो करने क्या वाला है। वो सामने बने उसके मैजिक सर्कल की तरफ वार करती है, लेकिन एक पल में फर्नन गायब हो जाता है और उसके पीछे एरिना के दूसरे छोर पर प्रकट होता है। मैजिक सर्कल अब भी एक्टिव है और जमीन टूटने लगती है। वो हैरान होकर कहती है, यह तो सच में कमाल है। ट्रेनिंग ग्राउंड की फ्लोर इतनी मजबूत है कि आम जादू से उस पर खरोंच तक नहीं आती। वो सोचने लगती है कि क्या उसने अब तक अपनी असली ताकत छिपाई थी। पत्थर लगातार गिर रहे हैं, तभी उसके सामने तेज रोशनी चमकती है। वो हैरान होकर कहती है, यह कैसे मुमकिन है? वो एक साथ कई स्पेल डाल रहा है, और वो भी हाई लेवल वाले। वो सोचती है कि उसके पास कितनी ज्यादा मना है। ये तो किसी 10th रैंक वाले का स्किल नहीं लग रहा। मैंने उसे कम आंका था। अब वो समझ जाती है कि अगर ऐसे ही चला तो वो हार जाएगी। उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं और उसी रंग की एक हवा जैसी आभा उसके चारों ओर बन जाती है, एक विंड बैरियर। अब फर्नन की बारी है चौंकने की। वो मुस्कुरा देता है। पूरा ट्रेनिंग एरिया हिलने लगता है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। वो लुइना पत्थरों पर से उछलते हुए पूरी तरह बिना चोट खाए फर्नन की ओर बढ़ती जाती है। फर्नन अब भी लगातार जादू डालता रहता है। वो सीन बहुत ही जबरदस्त लगता है। आखिर में उसका स्टाफ जमीन पर गिर जाता है। वो तलवार रोकती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वो बोलता है, मैं सरेंडर करता हूं। वो सोचती है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो कहता है, नहीं, सच में नहीं, बस मेरी मना खत्म हो गई है। बिना मना के कोई मैज नाइट को हरा नहीं सकता। वो देखती है कि सच में वो झूठ नहीं बोल रहा। उसकी सारी मना खत्म हो चुकी है और वो अब लड़ नहीं सकता। उसने उसकी सारी अटैक रोक दी थी, यानी जीत उसकी हुई। पर फिर भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे ये जीत असली नहीं थी। फर्नन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो अपनी कोट में हाथ डालकर कुछ निकालता है और कहता है, क्योंकि तुम जीत गई हो और मुझे पता चला है कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है। ये मेरी फैमिली की बनी हुई व्हिस्की चॉकलेट है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर ये पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी चॉकलेट ले आऊंगा। अगर वो भी पसंद नहीं आई तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ला दूंगा। वो उसे देखती रह जाती है और अचानक कहती है, 1 मिनट रुको, क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया था? वो मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी मेहनत मैं किसी एक के लिए क्यों करूंगा? मैंने तो टॉप रैंक वाले सारे स्टूडेंट्स की जानकारी देखी थी। और हां, अपना लार पोंछ लो। वो गुस्से में कहती है, उसी को तो बैकग्राउंड चेक कहते हैं, बेवकूफ। वो आह भरते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे ड्यूल जीतने पर चॉकलेट दी है। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। वो कहता है, अगर नहीं चाहिए तो मत लो।
वो झट से चॉकलेट उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए। वो हंसकर कहता है, लगता है अब हम अच्छे से साथ रह पाएंगे। वो पूछती है, क्यों? वो कहता है, क्या मतलब? वो कहती है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मना है कि तुमने अकेले इतने खतरनाक स्पेल डाल दिए और मैं तो उसकी हद तक सोच भी नहीं सकती। फिर तुम 10th रैंक पर क्यों हो? वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बहुत साफ है। एक व्यापारी कभी सीधा मंच पर नहीं आता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फर्नन का स्टाफ उसकी टेबल पर रखा है, टूटा हुआ, बिखरे हुए टुकड़ों के साथ। हाइड गुस्से में पूछता है, ये क्या हालत कर दी? मना स्टोरेज और मना एम्पलीफायर दोनों तोड़ दिए। हुआ क्या था? फर्नन शांत होकर कहता है, मैंने लुइना से ड्यूल किया था। वो बहुत स्ट्रांग निकली। मैं पूरी तैयारी से गया था, फिर भी सब टूट गया। उसने मेरी सारी मना खत्म कर दी, लेकिन खुद अब भी खड़ी रही। हाइड हैरान होकर पूछता है, इतनी कीमती चीजें सिर्फ एक ड्यूल के लिए यूज की? क्या वो सच में इतनी काबिल है? फर्नन मुस्कुराकर कहता है, ये सब भविष्य में निवेश है? हाइड पूछता है, मतलब? फर्नन कहता है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा। हाइड सोचता है, कहीं ये बिजली के झटकों का साइड इफेक्ट तो नहीं? लेकिन फर्नन अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सच में खूबसूरत थी। मेरा फैसला गलत नहीं था। उसकी तलवार तेज है, पर साथ ही नर्म और खूबसूरत भी। एक नजर में वो रॉयल लगती है। वो सोचता है, अब समझ आया पिताजी उस तलवार कला को क्यों पाना चाहते हैं। लुइना बेहद टैलेंटेड है, लेकिन उसने कभी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं ली? शायद इसलिए क्योंकि उसका इक्विपमेंट घटिया है। हाइड कुछ बोल रहा होता है, पर फर्नन उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है। हाइड फिर कहता है, अब ड्यूक को क्या बताओगे? बुर्चू परिवार की सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट तो तुम्हारे पिता का पुराना सपना था। फर्नन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जब मैंने ये किया तब ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचता हूं, कहीं पिताजी मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे? हाइड हंसते हुए कहता है, नहीं, वो बस तुम्हें सीधा मार देंगे ताकि झंझट खत्म हो जाए। फर्नन कहता है, नहीं यार, वो अपने बेटे को नहीं मारेंगे, सिर्फ इसीलिए कि मैंने उनके प्लान में दखल दिया। फिर वो फैसला करता है कि पिता को एक चिट्ठी भेजेगा। वो कल्पना करता है जैसे पिता की आत्मा उस चिट्ठी को पढ़ते ही शरीर से निकल जाएगी। वो चिट्ठी भेजने के बाद बहुत बेचैन हो जाता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद आखिरकार जवाब आता है। वो लिफाफा खोलते हुए कहता है, उम्मीद से जल्दी आ गया। हाइड डर के मारे रोने लगता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। फर्नन पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कोई अलग संदेश भी भेजा? और हाइड आंसू पोंछते हुए फूट फूट कर रोता रहता है। नहीं। फर्नन पूछता है, क्या हुआ? तो हाइड कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी सेवा करने का मेरा आखिरी दिन है। फर्नन जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वजह से मुझे घर से निकाल नहीं दिया जाएगा। असली वजह तो एंट है, जिस पर डीमन से हाथ मिलाने का इल्जाम है। यह बात उस डीमन वाली घटना से जुड़ी नहीं है, तो सब ठीक होना चाहिए। लेकिन तभी खबर आती है कि उसके पिता कह रहे हैं, फर्नान पर डीमन ने कब्जा कर लिया है। फर्नान कहता है, मुझे अभी तुरंत पिता से मिलना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह प्रोफेसी में बताए गए डीमन वाले मामले में फंसें। पर दिक्कत यह थी कि वो अपने पिता को यह नहीं बता सकता था कि उसने प्रोफेसी की किताब पाई है, क्योंकि वो किताब अब उसके पास भौतिक रूप में मौजूद ही नहीं। वो सोचता है, अगर मैं सच बता दूं तो पिता या तो कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, या फिर गुस्से में बोलेंगे कि मैं परिवार की बदनामी कर रहा हूं। इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पिता को नुकसान का बदला या फायदा दिखे। तभी हेड बटलर आता है और कहता है, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। फर्नान अब पिता के सामने पहुंचता है। उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, तू उम्मीद से ज्यादा शांत दिख रहा है। क्या तूने कोई नशा किया है? या फिर वो डीमन जिसे पहले एम्पेरर ने मारा था, वो वापस आकर तुझे पकड़ चुका है? अगर ऐसा नहीं है तो बता, तूने ऐसा क्यों किया? फर्नान कहता है, मैंने बर्व परिवार में एक बेहतर निवेश करने की कोशिश की थी। पिता पूछते हैं, बेहतर निवेश उस सोर्ड आर्ट से बढ़कर क्या हो सकता है?
फर्नांड जवाब देता है, मैं ये नहीं बता सकता। पिता गुस्से में कहते हैं, ये कोई विनती नहीं है, आदेश है। तू हमारे परिवार की दौलत बर्बाद कर रहा है। फर्नांड शांति से कहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आप बर्व का मामला मुझे सौंप दें तो मैं इतना फायदा दिला सकता हूं जो उस सोर्ड आर्ट से कहीं ज्यादा होगा। पिता चिल्लाकर पूछते हैं, आखिर तुझे इतना यकीन क्यों है? फर्नांड कहता है, मैं बता नहीं सकता। पिता गुस्से से कहते हैं, यह बकवास है। मैंने तुम्हें कभी लापरवाह नहीं बनाया और यह बात किसी जिद से हल नहीं होगी। फर्नांड सोचता है कि अब प्रोफेसी में दी हुई बात का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो कहता है, मैं जिद नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मुझे बर्व की पूरी जिम्मेदारी लेने देंगे तो मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो सिर्फ मुझे पता है। पिता पूछते हैं, और वो क्या जानकारी है? फर्नांड कहता है, मेरे पास अपनी एक खुफिया टीम है जो मेरे लिए काम करती है। पिता हंसकर कहते हैं, हमारे परिवार की जानकारी से बढ़कर क्या हो सकता है? तुम बिरचव को छोड़कर उसके बदले क्या देना चाहते हो? फर्नांड बोलता है, अरूस पर्वतों के पश्चिम में वाइस्काउंट डोनार्ड के इलाके में एक छिपी हुई मैजिक क्रिस्टल की खान है जो अब तक किसी को नहीं मिली। पिता हैरान होकर कहते हैं, वहां तो ऐसी किसी खान की बात कभी सुनी ही नहीं, और तुम्हारी यह जानकारी देने वाली टीम तो बच्चों की तरह खेलती है। फर्नांड मुस्कुराकर कहता है, सही कहा पिता। बच्चे खेलते हुए जमीन खोदते हैं और कभी कभी उन्हें जमीन के नीचे सिक्का भी मिल जाता है। फिर वो आगे बोलता है, अरूसे पर्वतों की वो जगह इतनी कीमती है कि बर्व परिवार का नुकसान पूरा हो जाएगा और फिर भी बहुत सारा सोना बच जाएगा। मतलब साफ है, वो पूरा पहाड़ ही दौलत का पहाड़ है।